Hello and welcome to Only IS. In our daily answer writing initiative, today we have reached day 49. So let us see what are the topics for today that we have to deal. Here we go. The topic that we have to cover is contemporary global concerns, gender justice, terrorism, nuclear proliferation. So, in our previous session, we had discussed about nuclear proliferation a bit. Today, we will be focusing on gender justice and terrorism. Okay, so this is an important component of your 2A. Let us begin. The question says, terrorism takes us back to ages we thought were long gone. If we allow it a free hand to corrupt democratic societies and destroy the basic rules of international life. Analyze the given statement with respect of rising impact of globalization on terrorism. Right. So here they have given this statement, right? But the core idea of this question is this: impact of globalization on terrorism. How has globalization shaped terrorism? What changes have come in the forms of terrorism after globalization has arrived? Right. So let us see how to attempt this question. Now, whenever a question on terrorism appears, you can use this statement by Frantz Fanon, which says, fervor is the weapon of impotence, which means violence is used by people who are actually powerless. Okay. Now see, there was a comment which asked how to make ready-made templates. So for that purpose, I would say you have to go through the syllabus again and again. आपको पूरा syllabus अच्छे से समझना है और फिर किसी भी टॉपिक के लिए आपके पास 3-4 इंट्रोडक्शन अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगी. कोई एक टेम्पलेट नहीं है कि इस सवाल को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करना है. आपकी क्रिएटिविटी ही दिखानी है पॉलिटिकल साइंस में. ठीक है, इट इज अ इजी सब्जेक्ट वैसे, बट मुश्किल ये आती है कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हैं. तो जितना आप सिलेबस को इन डेप्थ समझेंगे उतनी ही आपके पास एनालिसिस आएगी कि इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को मैं कैसे डील कर सकता हूँ. प्लेटो पे ही 5 सवाल अगर आपको दे दिए जाएं, तो एक ही सवाल को 5 बार भी दे दिया जाए तो भी आपके पास 5 अलग इंट्रोडक्शंस, 5 अलग तरीके के कंक्लूजन, ये सब बनाने की कैपेसिटी आप में डेवलप होगी जब आप सिलेबस को इन डेप्थ समझेंगे. ठीक है. Okay, so now let us begin. In the introduction, and also you don't have to write this introduction. ठीक है. This is I'm just writing to explain you कि introduction ऐसे लिखेंगे. And then there was a comment which said कि can we write the body in 3 to 4 paragraphs? Absolutely you can. So you can divide the body into different paragraphs depending कि question में क्या पूछा है. जैसे क्वेश्चन ने 2-3 बातें पूछ ली हैं तो फिर वो अलग अलग ही आप पैराग्राफ्स में लिखेंगे. तो ये अगर आपका पेज है पॉलिटिकल साइंस आंसर का, तो ऐसे आप अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और फिर कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन और आपके पैराग्राफ्स में. ठीक है. यहाँ से फिर आप अपने पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट फ्रॉम द मिडल ऑफ द पेज. ठीक है. तो एक पैराग्राफ लिखा बॉडी में, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, जितने भी आपको जरूरत लग रही है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. सो इट विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट यू आर गिवन. कुछ लोग पूछते हैं कि आप पॉइंट्स यूज कर सकते हैं. देखिए, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ह्यूमैनिटीज में अच्छा लगता है अगर आप पैराग्राफ स्टाइल में लिखें, क्योंकि उसमें आपकी क्रिएटिविटी नजर आती है. ठीक है. पॉइंट फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो वो जीएस का आंसर दिखने लगता है. एनी हाउ, आप बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसा आपको लगेगा कि मेरे पास डायरेक्ट 3 पॉइंट है जो मैं लिखे जा सकते हैं, तो आप अपना पैराग्राफ लिखें और उसके नीचे लिख दें 1 2 3. तो ये भी अलाउड है. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू हैव टू बी क्रिएटिव और आपको अपना पॉइंट, आपको अपने टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं. सो यू कैन यूज पॉइंट फॉर्मेट ऑल्सो. इसको कम यूज करें बट यूज कर सकते हैं. ठीक है. ज्यादा फोकस अपनी राइटिंग क्रिएटिविटी पर रखें. और ऑल्सो कि आप कंटेंट क्या लिख रहे हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करेगा. ठीक है. कंटेंट क्या लिखना है उसी पर ये जो हमारा सेशन चल रहा है 60 डेज का, ये उसी पे फोकस करता है. इट इज ट्राइंग टू टेल यू व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू शुड बी राइटिंग.
Anyhow, coming back to the question on globalization's impact on terrorism. So, any question on terrorism, you can begin with this. Fervor is the weapon of impotent. मतलब जो powerless लोग हैं, जिनके पास power नहीं है, वो हथियार बनाते हैं violence का. This was said by Frantz Fanon. All right. So here you can also define terrorism. अब terrorism क्या है कि कोई एक defined definition तो है नहीं हमारे पास. Still we can say इट इज ऑर्गेनाइज्ड वॉयलेंस, अ फॉर्म ऑफ वॉयलेंस जिसको पहले प्लान किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है. इट इज एन एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी लीडिंग टू मैसिव किलिंग ऑफ इनोसेंट ह्यूमन बींग्स. अब आप इसमें चीजें देखिए कितने एलिमेंट्स आ गए. एक तो ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसे उठ के वॉयलेंस नहीं कर दिया है, ऑर्गेनाइज किया है, प्लान किया है कि इस तरीके से वॉयलेंस करेंगे. फिर इट इज अ एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी, ठीक है, लीडिंग टू मैसिव किलिंग, बहुत ज्यादा लोगों को यहाँ टारगेट किया जाता है. एंड दीज आर इनोसेंट ह्यूमन बींग्स. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इनोसेंट ह्यूमन बींग का मतलब है कि वो जो इशू था जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, जिसके लिए वो टेररिज्म कर रहे हैं, उस इशू में ये लोग डायरेक्ट पार्टीज नहीं है. अब आईएसआईएस है, वो किसी रीजन में जाके अपने बॉम्ब फेंकता है, अटैक करता है, तो वहां के लोगों के साथ उसका कोई डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट नहीं है आईएसआईएस का, ठीक है. बट ये इनोसेंट लोग हैं, ये पार्टी टू दी कन्फ्लिक्ट नहीं है, फिर भी मारे जाते हैं. तो ये होता है टेररिज्म में. इट इज यूज ऑफ वॉयलेंस टू क्रिएट फियर टू अचीव पॉलिटिकल गोल्स. कोई पॉलिटिकल गोल अचीव करना एम रहता है और उसको अचीव करने का तरीका वो ये ढूंढते हैं कि एक डर का माहौल पैदा कर दो, ठीक है. और वॉयलेंस का यूज करेंगे तो डर का माहौल पैदा होगा, आम लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे. और फिर जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, दे विल बी फोर्स्ड टू टेक सम एक्शन इन आर फेवर. इस मेंटालिटी के साथ टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है. तो आप इसमें अलग अलग तरीके का होता है. आप नेशनलिस्ट टेररिज्म भी होता है, जैसे एलटीटी था श्रीलंका में, ठीक है. लोन वुल्फ अटैक्स भी हो रहे हैं, यूरोप में खूब है. तो इसमें क्या होता है कि यूजुअली आईएसआईएस वाले लोग ही करते हैं इनको, लोन वुल्फ अटैक में, कि अकेला इंसान होता है एंड ही इज इधर बॉम्ब, ही कैरीज अ बॉम्ब, और वो वहां पे जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, ठीक है. तो लोन वुल्फ अटैक्स हैं. एंड देन यू हैव आईएसआईएस जो समझता है कि हम एक बहुत ही सेक्रेट ड्यूटी, जिहाद इज व्हाट दे से, सेक्रेट ड्यूटी कर रहे हैं. इट इज दे से दैट देयर रिलीजन सैंक्शंस दिस एंड ऑल दोस स्टफ, ठीक है. Al Qaeda is there, and then terrorism is also rising. So these were different forms of terrorism. ये सब चल रहा है आजकल. और अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ है टेररिज्म में. इसके लिए जरूरी है आप दो चीजों को ढंग से समझें. क्या होता है ग्लोबलाइजेशन और क्या होता है टेररिज्म. क्या होता है टेररिज्म अभी हमने समझा. ग्लोबलाइजेशन क्या है हम पहले भी समझ चुके हैं, फिर भी एक बार देख लें कि ये इंटरलिंकिंग है, ठीक है. दुनिया भर की जो अलग अलग देश हैं, अलग अलग सोसाइटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हो जाते हैं थ्रू ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ठीक है. तो इस चीज को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं. तो इस ग्लोबलाइजेशन का टेररिज्म पे क्या इम्पैक्ट हुआ है. देखिए, कुछ कल्चरल फैक्टर्स हैं, जैसे हमने पहले भी बात करी, जो दुनिया है दो धड़ों में बटी हुई है. एक अपने आप को वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं और ये ईस्टर्न वर्ल्ड है. और ईस्टर्न वर्ल्ड में एक सैमुअल पी हंटिंगटन की वो स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये वर्ड आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं, कि अलग अलग सभ्यताएं हैं दुनिया में और उनका क्लैश हो रहा है. तो एक इस्लामिक सिविलाइजेशन है, ठीक है, और एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है. ग्लोबलाइजेशन एज एन आइडिया वेस्ट का आइडिया है. तो जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो इससे इनसिक्योर फील करता है कि वेस्टर्न आइडिया इतना क्यों फैल रहा है, ठीक है. सब वेस्टर्न आइडियाज को ही क्यों प्रमोट कर रहे हैं. अभी देखो जो इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में, मिडल ईस्ट में, सॉरी नॉट वेस्टर्न वर्ल्ड, मिडल ईस्ट में, इस्लामिक कंट्रीज में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं फॉर मोर फ्रीडम, फॉर मोर लिबर्टी टू वुमेन, विच इज एक्चुअली अगेंस्ट देयर ट्रेडिशनल कस्टम. जो वो अपनी सभ्यता फॉलो कर रहे थे, अपने उनके जो रूल्स, कस्टम, ट्रेडिशन, रिलीजन, ये सब चीजें वो फॉलो कर रहे थे, उससे एकदम हटके कुछ आइडिया है ग्लोबलाइजेशन, ठीक है. ग्लोबलाइजेशन आजादी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है, वेस्टर्न आइडिया है. तो ये कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है
ये जो मिडल ईस्ट के नेशंस हैं या इस्लामिक नेशंस हैं उनमें, और फिर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होता है। ठीक है, तो एक कल्चरल फैक्टर है, ग्लोबलाइजेशन से ट्रिगर हुई है ना ये टेररिज्म। तो दे वांट टू प्रिजर्व देयर ट्रेडिशन एंड कस्टम फ्रॉम वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। उनको लगता है कि ये जो वेस्ट वाले अपने आइडियाज यहाँ स्प्रेड कर रहे हैं, न्यू लिबरल कैपिटलिज्म और ये सब, तो इट इज जो ग्लोबल साउथ है वो इससे इनसिक्योर फील करता है और आइसोलेटेड फील करता है। अब इसी ग्लोबल साउथ में कुछ कंट्रीज हैं, या कुछ कंट्रीज नहीं बोलना चाहिए हमें, कुछ सोसाइटी के फ्रेगमेंट्स हैं जो उठ जाते हैं और उनको लगता है कि अरे हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है, और इस अन्याय का न्याय ऐसे होगा कि हम वॉयलेंस का यूज करें और वेस्टर्न वर्ल्ड को टारगेट करें। ठीक है, या कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी देश जो वेस्टर्न आइडियाज को प्रमोट कर रहा है, उसको हम टारगेट करें। तो एक तो ये भी रीजन है, हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हैज शेप्ड टेररिज्म। दूसरा, इकोनॉमिक फैक्टर्स देखिए। अभी जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, जो मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कुछ नहीं है, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है। ये नए तरीके से आपके ऊपर हुकूमत चला रहे हैं और आपको पता भी नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे इमैनुअल वॉलरस्टेन ने क्या किया, कंट्रीज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कोर कंट्रीज हैं कुछ, कुछ पेरिफेरी हैं और कुछ सेमी पेरिफेरीज हैं। तो उसने उन्होंने बोला कि ये जो ग्लोबल साउथ है ये सेमी पेरिफेरी में आ रहा है, और कोर में वो है जो वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो ये इनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, जो कोर कंट्रीज हैं पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी को एक्सप्लॉइट कर रही है, और इनको पता भी नहीं लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिजेंटमेंट है कि ग्लोबलाइजेशन इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। ये फिर से हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं एक डिस्गाइज्ड मैनर में। ये नैरेटिव प्रमोट किया जाता है और इसकी वजह से भी टेररिज्म इंक्रीज होता है। देन, जो ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ अथॉरिटी है, आप ईस्टर्न नेशंस में देखेंगे तो यहाँ पर मोनार्क को, किंग को, या जो रूलर है उसको बहुत ओबीडियंस, उसके लिए एक ओबीडियंस का कल्चर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी का आइडिया वेस्टर्न आइडिया है ज्यादातर, तो वेस्टर्न वर्ल्ड इसको बहुत प्रमोट करता है। तो जो ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ अथॉरिटी थी, जैसे कोई रिलीजियस, लेट्स से कि कोई रिलीजन के नाम पे रूल कर रहा है कहीं पे, लोग उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, फिर एक आइडिया आ जाता है नहीं नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, कोई भी राजा बन सकता है। अब इसको तो लगेगा ना कि ये तो मेरी अथॉरिटी पे चैलेंज है, मैं तो रिलीजन के नाम पे रूल कर रहा था, अब ये कह रहे हैं कोई भी रूलर बन सकता है, रिलीजन की कोई बात नहीं है। तो दिस द ट्रेडिशनल बेसिस ऑफ अथॉरिटी है वो चैलेंज्ड फील करता है अपने आप को ग्लोबलाइजेशन के आइडियाज से, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन रिबेलियन और लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट द वेस्टर्न वर्ल्ड, और टेररिज्म टेक्स प्लेस। डिसकंटेंट फील करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि टेररिज्म सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड के अगेंस्ट किया जा रहा है, ये ईस्ट में भी, ईस्ट इज आल्सो इक्वली। इंडिया में कितना टेररिज्म है स्पॉन्सर जो पाकिस्तान करता है, पर यहाँ वो जो पाकिस्तान एज अ स्टेट इंडिया में जो टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है वो ग्लोबलाइजेशन के कारण नहीं है, वो ग्लोबलाइजेशन से इम्पैक्टेड नहीं है। ठीक है, उसमें और क्राइटेरिया और पैरामीटर है, इसलिए हम उस चीज को ज्यादा नहीं छेड़ रहे हैं। हम क्या कोशिश कर रहे हैं समझने की, ग्लोबलाइजेशन जो एक वेस्टर्न आइडिया है उसने टेररिज्म को कैसे शेप किया है। तो ग्लोबलाइजेशन एज अ वेस्टर्न आइडिया की जो लूप होल्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और उस वजह से टेररिज्म ट्रिगर होता है। एक और भी चीज है कि वही है, इकोनॉमिक ड्रेन फील करते हैं, एक डिसकंटेंट फील करते हैं कि हम तो पीछे रह जा रहे हैं, या ये हमारे से अलग कुछ नए आइडियाज ला रहे हैं, हमारे ही लोग इनके आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को। सो दिस डिसकंटेंट ऑल्सो लीड्स टू टेररिज्म। रिलीजन की हमने पहले भी बात कर ली है कि एक न्यू ग्लोबल जिहाद has started against western countries, so it is a reaction against oppression of minorities। अब western world में भी issues हैं, वो जो minority कम्युनिटी के लोग हैं जैसे मुस्लिम्स हैं जो वेस्ट में रह रहे हैं, उनको एक बहुत ही एकोमोडेटिव एटमोसफेयर नहीं प्रोवाइड हो रहा है वहां पर, उनको शक की नजर से देखा जा रहा है, और ऐसा लगता है उनको कम पे दी जाती है। ठीक है, तो ये सब इश्यूज हैं, इस वजह से माइनॉरिटीज को लगता है हमारा ऑपरेशन हो रहा है, और फिर ये न्यू ग्लोबल जिहाद का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है। इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर है वो बहुत इजी हो गया है। अब वेस्ट में कोई चीज इन्वेंट हुई, उसको ईस्ट में पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा,
ठीक है, मिडल ईस्ट में बैठा कोई टेररिस्ट ग्रुप है, अलकायदा है या आईएसआईएस है, उसको कोई टाइम नहीं लगेगा नई टेक्नोलॉजी समझने में या सीखने में। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन के कारण हो रहा है, जिसने इंटरलिंकिंग इतनी आसान कर दी है, कंप्यूटर्स इन्वेंट कर दिए हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आसान बना दिया है, कैपिटल ट्रांसफर आसान बना दिया है। तो इन सब चीजों से भी जो टेररिस्ट वर्ल्ड है उसको एक तरीके से प्रमोशन ही मिलता है, उसको बहुत हेल्प होती है, उन तक इजीली फंड्स पहुंच जाते हैं, उन तक इजीली जो रिसोर्सेज हैं, लोग हैं फाइट करने के लिए। ठीक है, देखा ना हमने आईएसआईएस कितने अलग अलग देशों से लोगों को रिक्रूट कर रहा था। ठीक है, और वो रिक्रूटमेंट ड्राइव जो इन्होंने चलाई दैट वाज ऑल इंटरनेट बेस्ड। ठीक है, इंटरनेट पे वीडियोस डालते थे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। तो ये ग्लोबलाइजेशन का ही तो आइडिया है। इंटरनेट कहाँ से आया? ये ग्लोबलाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेररिज्म बूस्ट भी हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट रिएक्शन भी है टेररिज्म। क्या स्टेप्स लिए गए हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सभी मेंबर्स ने अडॉप्ट किया है यूएन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी में क्या मेनली 4 पिलर्स हैं। दे आर कि ऐसी कोई भी कंडीशन जो टेररिज्म को स्प्रेड करती हो, उसको हम कर्व करेंगे, उसको हम एड्रेस करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि टेररिज्म को प्रिवेंट किया जा सके, और यदि वो होता है तो उसके साथ कॉम्बैट किया जा सके, लड़ा जा सके। अपनी कैपेसिटी बिल्ड करेंगे। ये सभी नेशन, सभी जो मेंबर्स हैं यूएन के, उन्होंने ये प्लेज ली है, दे हैव साइंड अडॉप्टेड दिस, कि हम ये सब चीजें डेवलप करेंगे। विल बिल्ड अ कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म एंड विल इंश्योर दैट देयर इज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, सो दैट नो ग्राउंड फॉर टेररिज्म राइजेस। राइट, तो ये हैं स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं। ये हमें क्यों मेंशन करने थे? बेसिकली तो क्वेश्चन यही चाह रहा था कि हम सिर्फ ये बता दें ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या है टेररिज्म पर उसके साथ ही, क्योंकि हमें एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड करना होता है, और हम समझते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को बता देना इनफ नहीं है, उसके एक हल्के से सॉल्यूशन की तरफ अगर आप आंसर को एंड करते हैं तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है। ठीक, उसके बाद हमने ये चीज मेंशन कर दी कि सब मेंबर्स ने ये साइन करी है स्ट्रेटेजी, और इसके ये एम है। इसके अलावा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अलग अलग कमिटीज बनती रहती हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म कमेटी है, टारगेटिंग टेररिज्म। अब जरूरत क्या है? कंक्लूजन में कैसे लिखेंगे? अब कंक्लूजन में हम ये तो नहीं कह सकते कि टेररिज्म है और ये तो प्रॉब्लम है। आपको ये बताना है ना क्या सॉल्यूशन है, क्या करना चाहिए उसके लिए। तो we agree that there is rising terrorism, and we can say कि somewhere globalization has played a role in rise of terrorism, but then we understand that it is a very significant threat to global security. हम समझते हैं इस बात को, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि एक वॉर ऑन टेरर होना चाहिए, टेरर के खिलाफ एक युद्ध होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब सब कंट्रीज मिलके कोऑपरेट करेंगे, इंटरनेशनल कंट्रीज। अभी क्या होता है कि इंडिया तो बोल देता है ये इंसान एक टेररिज्म है, एक टेररिस्ट है, पाकिस्तान आके बोलता है नहीं नहीं ये टेररिस्ट नहीं है, तो ये तो हमारा सिटीजन है, बहुत ही भला मानस है ये, ठीक है, इसने कुछ गलत नहीं किया। तो ये ऐसे जब इश्यूज होंगे तो कैसे टेररिज्म पे फाइट होगी? एक कन्वर्जेंसी नहीं है, ग्लोबल कन्वर्जेंस, ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है। इंडिया कुछ बोलता है टेररिज्म पे तो चाइना और पाकिस्तान उसके अगेंस्ट बोल देते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो दिस वे वी कैन नॉट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सबकी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान खुद भी टेररिज्म से सफर कर रहा है, राइट? तो ओनली व्हेन वी गेट टुगेदर, व्हेन वी कोऑपरेट, तो ही कोई सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। हमें एक डेफिनेशन निकालनी होगी टेररिज्म की, कि इसका मीनिंग क्या है। वी डोंट हैव टू इंटरप्रेट इट, चाइना अपने हिसाब से इंटरप्रेट करे, इंडिया अपने हिसाब से, ऐसा नहीं। एक क्लियर कट डेफिनेशन हो, और कोई गुड टेररिज्म, मनमोहन सिंह जी ने कही थी ना ये बात, कि देर इज नो गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। ऐसा कुछ नहीं होता कि ये अच्छा टेररिज्म है और ये बैड। जिहाद को यू कैन नॉट जस्टिफाई, जो वॉर चल रहा है वहां पर, ठीक है, देन यू कैन नॉट जस्टिफाई एनी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म एज गुड टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को अक्सर गुड टेररिज्म बोल देते हैं, पाकिस्तान के केस में होता है ये, तो वो गलत चीज है। टेररिज्म टेररिज्म है, उसके खिलाफ लड़ाई हम तभी लड़ पाएंगे जब हम एक कंक्रीट होकर ग्लोबल स्टेज पर आए, एंड वी फाइट अगेंस्ट इट बाय गिविंग अ डेफिनेशन।
ठीक है। सो विद दिस वी हैव सिस्टमेटिकली एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन। हमने पहले टेररिज्म को डिफाइन किया, फिर वो फ्रेंच फैनन वाली स्टेटमेंट लिखी, देन वी सेड कि कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है बट इसका मीनिंग ये होता है, एंड देन वी सेड व्हाट हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्टेड इट, एंड देन वी कंक्लूडेड व्हाट कैन बी डन, व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट कैन बी डन, राइट? So with this, we conclude this answer. Moving on to our next question. Gender equality is at the very heart of human rights and United Nations values. Gender equality, ठीक है, UN और human right values के heart में है, मतलब बहुत ही important चीज वो मानते हैं इसको. Protecting and promoting women's human rights is the responsibility of all states. Yet many women around the world continue to experience discrimination in many forms. Examine the reasons behind such concern and tell what needs to be done to improve these conditions at a foreign policy level from Indian side. ठीक है, अभी आपको ये देखना है कि ये कोई जीएस का क्वेश्चन नहीं है कि वो पूछ रहे हैं वुमेन की कंडीशन क्या है और क्या किया जा सकता है टू इम्प्रूव इट। ये नहीं है सवाल। सवाल आपकी फॉरेन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए है। वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स रिजीम है उसने तो वुमेन की इक्वालिटी को एक्सेप्ट किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के दिए हुए हैं, तो वो तो गोल नंबर 5 है जो बात करता है जेंडर जस्टिस की, उन्होंने तो इस चीज को माना हुआ है। उसके बाद भी एक सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है कि बहुत सारे देशों में विमेन आर एक्सपीरियंसिंग डिस्क्रिमिनेशन। तो इसमें क्या किया जा सकता है और इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी लेवल में ऐसा क्या कर सकते हैं कि कंडीशन ऑफ वुमेन कैन इंक्रीज। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यू हैव टू राइट फ्रॉम आईआर पर्सपेक्टिव, फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से लिखना है आपको। ठीक है, लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे बेसिकली जो बात हो रही है वो फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी की बात हो रही है। ये क्या होता है आइए समझते हैं। इंट्रोडक्शन में आप कहेंगे कि यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट, क्योंकि एक कमेंट में ऐसा बोला था किसी ने कि यू नीड मोर थ्योरिस्ट, ठीक है, ज्यादा स्कॉलर्स को मैं कोट करूं, तो दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस। और पहली वाली वीडियोस में भी आई हैव मेंशन्ड स्कॉलर्स, जो आपको पीडीएफ मिलेगी शायद उसमें स्कॉलर्स का इतना मेंशन ना हो, तो आप यहाँ से ये स्टेटमेंट्स लिख लें। और जितना ज्यादा आप अपना सिलेबस पढ़ेंगे आपको ज्यादा अच्छा एनालिसिस होगा कि किस स्कॉलर का नाम आपको लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये कैथरीन मैकाइनन बोलती हैं, व्हेन आई लुक एट स्टेट इट अपीयर्स मेल टू मी, राइट? ठीक है, तो ये इनकी स्टेटमेंट है कि जब ये कह रही हैं कि जब भी मैं किसी देश की तरफ देखती हूँ, अपने स्टेट की तरफ देखती हूँ, तो मुझे विमेन तो नजर ही नहीं आती हैं। और एक आगे भी जो और फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं वो भी ये बात बोलती है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में विमेन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेजेंस है, उनकी है ही नहीं, दिखने को ही नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो ये सब कंसर्न्स हैं विमेन को लेकर फॉरेन पॉलिसी में। तो यू कैन बिगिन ऑन दिस नोट, यू कैन बिगिन विद दिस स्टेटमेंट एंड देन यू कैन से दैट वुमेन्स प्रेजेंस इज वेरी लो। अब इससे फर्क क्या पड़ रहा है? देखो, जब किसी की रिप्रेजेंटेशन होगी तभी तो उसके इश्यूज उठेंगे। ओनली इफ मेन विल डील विद फॉरेन पॉलिसी तो वुमेन के इश्यूज तो पीछे रह जाएंगे ना। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन कि वुमेन के इश्यूज उठाए जाएंगे विदाउट देम बीइंग ऑन द डिस्कशन टेबल। वी नीड मोर वुमेन इन फॉरेन पॉलिसी, राइट? जेंडर जस्टिस की बात करते हैं तो वैसे कि जो जैसे क्वेश्चन में वो पहले कह रहे थे कि यूएन ने तो इसको एट हार्ट रखा हुआ है जेंडर जस्टिस को, तो ये बिल्कुल सही बात है। यूएन ने अपने जो यूडीएचआर है, दिस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है, तो उसमें दे हैव मेड जेंडर इक्वालिटी अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम। ये उसका पार्ट है। और बहुत जो यूएन के अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो सब जेंडर जस्टिस को प्रमोट करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसने इस्टेब्लिश किया हुआ है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन एज इट्स प्राइमरी पॉलिसी मेकिंग बॉडी विच इज डेडिकेटेड टू जेंडर इक्वालिटी। सो दिस इज हाउ वी हैव मेंशन कि यूएन ने तो खूब प्रायोरिटी दे रखी है इस इशू को, जेंडर जस्टिस को। ठीक है, और जो यूडीएचआर है उसके अंदर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज की गई है, मतलब कहीं पे भी हिम, हिज, ही ये नहीं लिखा गया। यूजुअली जब हम लिखते हैं कोई भी बात तो ये लिखते हैं ना, द प्रेसिडेंट हैज टू डिसाइड एंड ही विल वॉट एवर ही विल से विल, ऐसे। तो वी आर मेंशनिंग ही, वी आर इमेजिनिंग एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन टू बी ही, टू बी अ मैन। तो ये जेंडर बायस्ड लैंग्वेज है थोड़ा सा, है ना। तो यूडीएचआर ने क्या किया कि जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज किया है, राइट?
नाउ डिस्पाइट दिस सिचुएशन, इतना कुछ होने के बावजूद भी यूएन ने उसको अपने एकदम सेंटर ऑफ अटेंशन दे रखा है जेंडर जस्टिस के इशू को. स्टिल दिस सिचुएशन इज ग्रिम एट द इंटरनेशनल लेवल. जब हम सारे रेफ्यूजीज की तरफ देखते हैं तो उसमें से 80% विमेन है. वर्ल्ड में जितने भी रिसोर्सेज हैं सिर्फ 1% रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय विमेन. Can you imagine this? 50% or more than 50% of the world's population is owning only 1% of the world's resource. And the other 50% or less than 50% is having control over 99% of the world's resources. How strange is that? Now, WHO ने बोला है कि 35% of women all over the world have faced domestic violence at one or the other time in their life. 35% of women all over the world. Now, that is really shocking. And then there is this concept of missing girls. Women are killed. Sorry, girls are killed. Infanticide वाली problem है. And then so many illegal these things take place. Women missing girls वाला concept वहीं से है. They are taken for sexual harassment and other things. Okay. So अब इसके लिए efforts क्या है? वही है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 5, जो जेंडर इक्वालिटी की बात करता है. तो वहीं से हमें एक हिंट मिलती है कि जेंडर इक्वालिटी कहाँ. अब ये क्योंकि आईआर का आंसर है तो हम यहाँ पे आईआर को लेकर आएंगे बार बार कि फॉरेन पॉलिसी में भी तो जेंडर दिखना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी दिखनी चाहिए. वी नीड टू अडॉप्ट फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, या जिसे फेमिनिस्ट डिप्लोमेसी कहते हैं. और ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है. जो अपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्वीडन है एंड देन इवन कनाडा, दे हैव अडॉप्टेड दिस थिंग, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी. अब फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी में क्या हो रहा है कि विमेन आर गेटिंग प्लेस्ड, women are getting seated at the tables where discussions and decisions are made. Discussions take place about foreign policy, decisions are made. It is believed, feminist foreign policy says that feminist foreign policy is not just about the rights of women, but we are more committed towards peace. We are more committed towards human rights. And when you will include more women in your foreign policy decision making, they will ensure that peace and human rights prevail. Right? Women will never be in favor of war. This is their main idea. जो feminist foreign पॉलिसी के प्रोपोनेंट्स हैं उनका मेन आइडिया यही है कि women hate war, women are the worst sufferers of war, women would never want war. So they will promote peace, they will promote human rights, and they will try to arrive at some ground rather than going for a war, right? So this is what feminist foreign policy proponents say, and that is why they say that women should be given more roles. So we need them. जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज है उसमें एम्बेसडर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, तो वी नीड मोर ऑफ वुमेन देयर, right? And what kind of a growth are we looking for? We are looking for a inclusive growth, and right, a feminist foreign policy is what we are looking for. And then these are some negative things which are associated with women at the international stage. Sex tourism is boosted now. Even countries at the international level, they are talking about this boosted sex tourism. It is taking place. MNCs, they are exploiting women. क्या करवाते हैं कि let's say यूएस की कोई एमएनसी है, वो इंडिया की विमेन से कोई काम करवा रहे हैं, कोई टेक्सटाइल्स बनवा रहे हैं, and then they are paying them very less wages, right? So what is this? This is a kind of exploitation. So international level पे women का कैसे exploitation हो रहा है? Women are taken from poor countries towards the rich countries to boost this thing, sex tourism and all. So this is taking place, but this is the negative side of things. What we need is a feminist foreign policy, and that is what we can write in conclusion, that India should move towards more women in foreign policy, in more women in Indian foreign services at the decision making table, and we should promote sustainable development goal 5 in its letter and spirit. Okay, so with this we have concluded this answer as well, and this brings us towards the end of our session. So we have discussed the both questions today. One was on gender justice, and the other was on terrorism, right? And I guess I have addressed your queries also. जो भी आप लोगों के concerns थे, I have addressed them. So stay tuned to Only IS. Keep writing and don't let any doubt enter your mind इस time पे कि मुझे prelims पे shift हो जाना चाहिए. You can prepare for prelims also, but
थोड़ा सा टाइम डिवोट टू योर optional subject, as this will help you sail through your means, right? It is very important to cover, and we are just left with 10 more days or 11 more days, and then we'll be done with this course. तो आपकी एक बहुत ही comprehensive preparation हो जाएगी मेंस तक आपके ऑप्शनल की. कीप रिवाइजिंग दिस टॉपिक. सिर्फ जस्ट डोंट अटेंड दिस सेशन कि सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं. थोड़ा सा खुद भी पढ़ें, जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से कवर करें, पढ़ें जो भी टॉपिक हम करने वाले हैं, right? And keep writing. This will really help you. All the best. Thank you.